जय हिंद साथियों, स्टडी विद रमाकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग भारतीय भूगोल विषय के अंतर्गत उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन समझ लिया था। आज हम लोग उत्तर भारत के विशाल मैदान का भौतिक विभाजन यानी कि स्थलाकृत विभाजन को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन। हम लोगों ने पिछली क्लास में उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन दो भागों में किया था। पहला था भौतिक या स्थलाकृत स्थलाकृत के आधार पर, और दूसरा था प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक विभाजन किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रादेशिक विभाजन को समझ लिया था। इसमें कौन कौन से आए थे? आपका राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान, पंजाब और हरियाणा का मैदान, हरियाणा का मैदान, तीसरा आपका था गंगा का मैदान, गंगा के मैदान को हम लोगों ने तीन भागों में बांटकर पढ़ा था। ऊपर का भाग जो था उसको ऊपरी गंगा का मैदान कहा गया, ऊपरी गंगा का मैदान। जो मध्य वाला भाग था उसको मध्य गंगा का मैदान, और जो सबसे नीचे वाला भाग था उसको निचली गंगा का मैदान, निचली या निम्न गंगा का मैदान। बात करें अगर ऊपरी गंगा का मैदान, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। ये रुहेलखंड से लेकर अवध क्षेत्र तक विस्तृत है। मध्य गंगा की मैदान की बात करें अगर, तो मध्य गंगा का मैदान जो है वो कहाँ तक विस्तृत है? ये आपका ईस्टर्न यूपी यानी कि ईस्ट यूपी, और आपका पड़ जाएगा ये मगध। ये एरिया जो है ये मध्य गंगा का मैदान है। निचली गंगा का मैदान जो है आपका, ये आपका ये पश्चिम बंगाल में आ जाएगा, पश्चिम बंगाल। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में समझ लिया था। आज हम लोग भौतिक आधार पर विभाजन को समझेंगे, जिसमें हम लोगों ने इसको डिवाइड कर चुके थे। पहला था इसका भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, दूसरा था तराई क्षेत्र, तीसरे की अगर बात करें, तीसरा जो होता है वो जलोढ़ क्षेत्र होता है। इसी जलोढ़ में पुरानी जलोढ़ दो भागों में बट जाता है। पुरानी जलोढ़, नई जलोढ़। जो पुरानी जलोढ़ है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बांगर के नाम से जानते हैं। ये बांगर का क्षेत्र हो जाएगा। और नई जलोढ़ जो है इसको हम लोग खादर के नाम से जानते हैं, ये खादर का क्षेत्र हो जाएगा। और अगर बात करें चौथे की, तो चौथा आपका आ जाएगा डेल्टा। ये जो डेल्टा है, ये जब नदियाँ अपने मुहाने पर पहुंच जाती हैं तो ये डेल्टा का क्षेत्र बनता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। जो गंगा ये यहाँ से निकलती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इधर से तिब्बत से निकलकर जब ये आती है ब्रह्मपुत्र नदी, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना, यमुना नहीं है, जमुना है।
जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना और पद्मा जब एक में मिलती है तब इस संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। ये मेघना ही सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है, तो आपको बताना है कि सुंदरवन डेल्टा का जो निर्माण है वो ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये गंगा नदी है। हालांकि बाद में जाकर इनके नाम अलग अलग रख दिए जाते हैं, लेकिन जब ये निकलती है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ये जानी जाती है और ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलकर एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब बात करें भाबर के क्षेत्र की। अगर देखा जाए कि इस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ, तो इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हम लोगों ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को पढ़ रखा है। इसमें जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट, यह इंडियन प्लेट है, भारतीय प्लेट, और इधर वाली जो प्लेट है, इस प्लेट का नाम है यूरेशियन प्लेट। भारतीय प्लेट भारी होने के कारण ये नीचे चली जाती है और यूरेशियन प्लेट ऊपर रह जाती है, जिसके कारण ये जो इधर से आने वाली नदियां हैं जितनी भी, ये यहाँ पर अवसाद इकट्ठा कर देती हैं। जब ये अवसाद इकट्ठा कर देती हैं तो अवसादों, जब इसकी भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की आपस में टक्कर होती है, एक दूसरे से मिलती हैं, जिससे जो अवसाद हैं ये ऊपर की तरफ वलित होने लगते हैं। ये ऊपर से वलित होने लगते हैं, जिससे हिमालय की उत्पत्ति होती है। ये हम लोग हिमालय की उत्पत्ति वाली क्लास में विधिवत पढ़ चुके हैं। अगर आपने हिमालय की क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को आप देख लीजिए, ताकि ये वाली क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगी। ये हिमालय का निर्माण होता है और हिमालय से आने वाली समस्त नदियाँ, जो भी हिमालय के क्षेत्र से नदियाँ निकलती हैं, वो जब नीचे की तरफ जाती हैं, मैदान इलाके में इधर नीचे की तरफ जाती हैं, तो वो अपनी आयु में, कौन सी आयु में होती हैं, अपनी युवा अवस्था में होती हैं, युवा वाली आयु में होती हैं। इस कारण इनका वेग जो होता है अत्यधिक तीव्र होता है और ये यहाँ पर गिर जाती हैं, और अपने साथ जब इनका वेग तीव्र होता है, युवा अवस्था में होती हैं, तो अपने साथ बालू, कंकड़, पत्थर, ये बड़ी बड़ी चीज़ें लेकर इस तरफ आती हैं। इसके गिरिपाद, ये गिरिपाद, इसको गिरिपाद कहते हैं, गिरिपाद, गिरिपदीय क्षेत्र। ये जो क्षेत्र होता है इधर का निचला वाला, इसको गिरिपदीय क्षेत्र कहते हैं। गिर मतलब होता है पर्वत और पदी मतलब होता है उसके चरण। पर्वत के जहाँ पर चरण होते हैं उसको गिरिपदीय क्षेत्र कहा जाता है। जितनी भी नदियाँ होती हैं वो जो हिमालय से निकली हैं, वो हिमालय से निकल करके अपने गिरिपदीय क्षेत्र तक आती हैं। जब ये वहाँ से निकल कर गिरिपदीय क्षेत्र तक आती हैं तब वो युवा अवस्था में होती हैं और अपने साथ बहुत अधिक मलबा लेकर के आती है, और ये मलबा जो है यहाँ पर जमा हो जाता है। ये सब मलबा यहाँ पर जमा हो जाता है, जिससे एक मैदान विकसित होता है। इसे ही उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, ये हिमालय के जस्ट उत्तर साइड में जो मैदान पड़ता है, जहाँ से नदियाँ निकल करके आती हैं और हिमालय में अपने गिरिपदीय क्षेत्र में अपना मलबा गिराती हैं, वहीं पर एक क्षेत्र का निर्माण होता है जिसको उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है। अब देखते हैं इस क्षेत्र में कहीं पर तो बहुत कंकड़ पत्थर बालू होंगे, कहीं पर कम होंगे, कहीं पर दलदली क्षेत्र होगा,
कहीं पर जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। तो इनका डिवाइडेशन हम कर चुके हैं, तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो सबसे पहले भाबर क्षेत्र हम लोगों ने डिवाइड किया था। पहला था भाबर, दूसरा था तराई क्षेत्र, तीसरा था जलोढ़ क्षेत्र, और इसी के अंतर्गत दो क्षेत्र बन जाते हैं जिसमें पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को हम लोग कहेंगे बांगर और नई जलोढ़ को खादर। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र भाबर क्षेत्र ये हमारा जो हिमालय है इसका नाम है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय ये है मिडिल हिमालय, ये है आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय ये जो क्षेत्र है इसको गिरिपदीय क्षेत्र कहते हैं। गिरिपदीय क्षेत्र। अब हिमालय से आने वाली जितनी भी नदियां हैं, शिवालिक हिमालय से आने वाली जितनी नदियां हैं, ये जब यहाँ से गिरेंगी तब ये अपनी युवावस्था में होंगी और यहाँ से कुछ न कुछ मलबा लेकर के आएंगी। ये मलबा जो है वो यहाँ पर जमा होने लगता है। ये जो मलबा है यहाँ पर कंकड़ पत्थर बालू ये सब जो मलबा है यहाँ पर जमा होने लगता है। ये क्षेत्र इतना पारगम्य हो जाता है कि इसमें छोटी छोटी नदियाँ विलुप्त हो जाती, दिखाई ही नहीं देती। ये जितना है ये सब इसके गिरिपदीय क्षेत्र में जमा हो जाता है। इस क्षेत्र का नाम जो है जहाँ पर ये सब जमा हो जाता है, इस क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर भाबर के क्षेत्र में बहुतायत कंकड़ पत्थर बालू होते हैं। ये इसमें इतनी पारगम्यता पाई जाती है कि यहाँ पर जो नदियाँ हैं ये विलुप्त सी दिखाई देती हैं, दिखाई ही नहीं देती हैं। इसलिए ये जो भूमि है ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे आप देखे होंगे कि कहीं पर अगर बजड़ी पड़ी हो तो उसमें अगर पानी डाला जाए तो पानी ऊपर दिखाई नहीं देता, वो नीचे नीचे चला जाता है, नीचे नीचे। और जब बजड़ी के बाहर पानी निकलता है तो कई दिशाओं में निकलता है, एक दिशा में नहीं कई दिशाओं में निकलता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ से नदियाँ आती हैं और इसमें गिरती हैं और ये जो पूरा मलबा है, मलबा में विलुप्त हो जाती हैं नदियाँ, फिर बाहर निकलती हैं तो कई दिशाओं में निकलती हैं। और ये जो पूरा एरिया है इसमें ये प्रवाहित होती है और ये जितनी भूमि है इसको ये इतना नम बना देती है कि ये एक दलदल टाइप का हो जाता है, दलदली क्षेत्र बना देती है। दलदली क्षेत्र, यह जो दलदली क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र। इस दलदली क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं और यहाँ पर खेती के लिए यह भूमि सर्वाधिक उपयुक्त है, परंतु इसमें बाढ़ का खतरा बना रहता है। इसलिए यह जो इसमें कई समस्याएं भी उत्पन्न होती रहती हैं। हालांकि ये खेती के लिए उपयुक्त भूमि है। अब जब ये दलदली स्थान पर आएगी फिर ये जहाँ पर अपना ढलान प्राप्त करेगी, जैसे यहाँ पर इसकी ढलान प्राप्त हुई तो जहाँ पर इसको ढलान ढालू ज़मीन मिलेगी वहाँ पर ये बढ़ना चालू कर देगी।
और कहीं किसी किसी वर्ष में कहीं कहीं पर ये अपना पानी ज़्यादा ले जाएगी, कहीं कहीं पर नहीं पहुँचेगा। जहाँ पर पानी ज़्यादा पहुँच जाएगा उसको नवीन जलोढ़ कहा जाएगा, नवीन जलोढ़। और जहाँ जिस क्षेत्र में पानी नहीं पहुँचेगा उसको पुरानी जलोढ़ कहेंगे, पुरानी जलोढ़ कहेंगे। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। तो ये भाबर का क्षेत्र जो है, यहाँ पर जब शिवालिक हिमालय से नदियाँ निकलती हैं और मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं, जब वो शिवालिक हिमालय से निकलती होती हैं तब वो अपने युवा अवस्था में होती हैं, जिस कारण बहुत अधिक मलबा लेकर ये निकलती हैं। और जब ये गिरपदी क्षेत्र पर आ जाती है नदी, तब इनका वेग जो है वो हल्का हो जाता है। तब यहाँ से ये जो मलबा है इधर को ढो ले जाने में असमर्थ रहती हैं, इतना अधिक वेग नहीं रहता है। जब ये गिरपदी क्षेत्र पर आ जाती है तो इसका वेग कम हो जाता है और ये जो मलबा है इसको आगे तक नहीं ले जा पाती, जिस कारण ये मलबा यहीं पर जमा हो जाता है। और ये जो मलबा यहाँ पर जमा हो जाता है जिससे एक क्षेत्र का निर्माण होता है, उस क्षेत्र का नाम भाबर क्षेत्र रखा गया। इस क्षेत्र में कंकड़ पत्थर बालू की अधिकता होती है, इसलिए यह जो क्षेत्र है ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कौन सा क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आप निसंदेह बताएंगे कि भाबर का जो क्षेत्र है वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। आई होप आपको भाबर का क्षेत्र समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं दलदली क्षेत्र। ये शिवालिक हिमालय की चोटियाँ हैं, इन चोटियों से नदियाँ निकलती हैं। जब ये नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ कुछ अवसाद लेके आती हैं, अपने साथ कुछ अवसाद भी लेके आती हैं। उन अवसादों को यहाँ पर जमा करती हैं। ये जो अवसाद हैं ये बड़े बड़े साइज के होते हैं। जैसे जैसे इसकी दूरी हिमालय से के गिरपदी क्षेत्र से इसकी दूरी बढ़ती जाती है, वैसे ही अवसादों की मोटाई भी कम होती जाती है। छोटे छोटे अवसाद प्राप्त होते रहते हैं, परंतु नदियों का इतना वेग नहीं होता कि इन अवसादों को दूर तक ले जा पाएँ। ये अवसाद यहीं पर जमा हो जाते हैं, जिससे एक क्षेत्र का निर्माण होता है। उस क्षेत्र का क्या नाम रखा गया? उस क्षेत्र का नाम भाबर रखा गया। आई होप आपको भाबर का क्षेत्र समझ में आ गया होगा। इस क्षेत्र का जो नाम रखा गया, इस क्षेत्र का नाम रखा गया भाबर। फिर यहाँ से निकलने वाली ये मान लीजिए, इसमें अगर बजड़ी में अगर पानी डाला जाता है तो वो विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित हो जाती है, उसी तरह ये भी विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होने लगती है। विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होने लगती है, जिससे एक क्षेत्र का निर्माण होता है। जिससे एक क्षेत्र का निर्माण, ये पानी जब प्रवाहित होता है, नदियाँ जब प्रवाहित होती हैं तो यहाँ की मिट्टी को अत्यंत नम बना देती हैं, दलदली क्षेत्र विकसित हो जाता है। इस दलदली क्षेत्र का क्या नाम दिया गया? इस दलदली क्षेत्र को तराई क्षेत्र नाम दिया गया। ये जो क्षेत्र है इसको तराई क्षेत्र कहा गया। तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र कहा गया। यहाँ पर जो यह क्षेत्र है यह कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यहाँ पर पेड़ पौधे वनों की अधिकता पाई जाती है। उत्तराखंड और पीलीभीत का साइड जो है ये तराई क्षेत्र है। अब बात करें, अगर ये नदियाँ जब अपने ढलान को प्राप्त करती, जिस तरफ इनको ढाल मिलती है उस तरफ ये प्रवाहित होने लगती है। जिस तरफ इनको ढाल मिलती है उस तरफ नदियाँ पूरे क्षेत्र में तो प्रवाहित नहीं होंगी, जिस तरफ उनको ढाल मिलेगी उसी तरफ वो बहने लगती हैं। तब ये नदियाँ ये आती हैं।
कुछ स्थान जो होता है नदियों में जब बाढ़ आती है तो कुछ स्थान तक ये अपना पानी को ले जाकर भूमि को गीला कर देती है। जैसे ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इधर भी और इधर भी, इस क्षेत्र में ये अपना पानी ला करके इस क्षेत्र को गीला कर देती हैं, और इधर भी इस क्षेत्र में पानी लाकर अपना इस क्षेत्र को गीला कर देती हैं। हर वर्ष इसमें पानी आता रहता है, हर वर्ष में इधर भी कुछ हिस्सा, इधर का कुछ क्षेत्र और इधर का कुछ क्षेत्र, इसमें इसका पानी आता रहता है और ये गीला होता रहता है। और अगर बात करें इधर की, तो इधर जो है जब ये विकास हुआ होगा, जब इस मैदान का विकास हुआ होगा, तब कभी पानी आया होगा। हर वर्ष नहीं आता है, कभी कभार आता है। तो ये जो स्थान है यहाँ पर पानी कभी कभार आता है, हर वर्ष नहीं आता है। ये स्थान, तो ये जो स्थान है इसमें जो है पानी वर्ष में एक बार नहीं आता, कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है। तो इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़, जलोढ़ का मतलब कि ही होता है जल से गीला कर देना। जल कहीं पर जल से गीला कर देना, यानी कि जल से उड़ा देना, जलोढ़ कहलाता है। कोई भी मिट्टी जैसे है, मिट्टी को जल से गीला कर देंगे तो वो जलोढ़ कहलाएगी। और यहाँ पर पानी बहुत कम ही आता है, इसलिए इसको पुरानी जलोढ़ कहते हैं। कभी पानी आया होगा इसलिए जलोढ़ कहलाया, और लेकिन हर साल नहीं आता, इसलिए इसको पुरानी जलोढ़ कहा गया। अगर बात इस क्षेत्र की करें, इस क्षेत्र में हर वर्ष पानी आता है, हर वर्ष नदियां अपने जल से इन क्षेत्रों को भिगोती हैं, इसलिए इसको नई जलोढ़ कहा गया। पुरानी जलोढ़ को हम एक और नाम से जानते हैं, इसका जो नाम है, इस नाम को बांगर कहा जाता है। बांगर के नाम से पुरानी जलोढ़ को हम बांगर के नाम से जानते हैं, और नई जलोढ़ को खादर के नाम से जानते हैं। ये दोनों क्षेत्र जो हैं, बांगर का क्षेत्र और खादर का क्षेत्र, ये दोनों भी कृषि के लिए उपयुक्त हैं। बांगर का क्षेत्र जो है, इसमें पानी की अत्यंत आवश्यकता रहती है, तो पानी की व्यवस्था करने पर, सिंचाई की व्यवस्था करने पर इन क्षेत्रों में अच्छी फसल उगाई जा सकती है। और ये जो खादर का क्षेत्र है, इसमें हर वर्ष पानी आ जाता है, नदियां हर वर्ष अपना पानी लाकर इनको गीला कर देती हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त है। और तराई का क्षेत्र भी अत्यंत उपयुक्त है, लेकिन तराई के क्षेत्र में दलदली होने के कारण यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए इसमें खतरा बना रहता है, फसल का नुकसान भी हो सकता है। और बात करें अगर नई जलोढ़ की, तो नई जलोढ़ अत्यंत ही कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास शीघ्रता से पहुंच सके। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग तटीय मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।